मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए परमाणु प्रसार नियंत्रण संधि का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि सन 1967 में अमेरिका और रूस ने एक परमाणु प्रसार नियंत्रण संधि के प्रारूप पर एकमत होकर उसे 17 देशों के जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन के सामने प्रस्तुत किया। इस प्रारूप की मुख्य विशेषताएं: पहला, परमाणु राज्य किसी परमाणु शस्त्र विहीन राज्य को परमाणु अस्त्र या उस पर नियंत्रण प्रदान नहीं करेंगे। दूसरा, परमाणु राज्य किसी परमाणु शस्त्र विहीन राज्य को अणुबम के रहस्य की जानकारी नहीं देंगे। तीसरा, परमाणु अस्त्र विहीन राज्य परमाणु शस्त्रों के निर्माण का अधिकार त्याग देंगे तथा वे शांति उद्देश्यों के लिए जो अनुसंधान कार्य करेंगे उसका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण किया जाएगा। परमाणु अप्रसार नियंत्रण की प्रारूप संधि इसके प्रस्तावकों के दावों के बावजूद निशस्त्रीकरण की समस्या का कोई हल प्रस्तुत नहीं करती। यह न तो परमाणु राष्ट्रों के भूमिगत न्यूक्लिक परीक्षण करने को रोकती है और न ही नवीन न्यूक्लिक शस्त्रों का निर्माण करके अपने परमाणु शस्त्रागारों में वृद्धि करने से रोकती है। यह परमाणु राज्यों के न्यूक्लिक अनुसंधान कार्यक्रमों पर किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण या निरीक्षण की व्यवस्था नहीं करती। यह सही है कि परमाणु शस्त्रों के प्रसार से दुर्घटना अथवा मिथ्या गणना के कारण परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा, परंतु जब तक परमाणु प्रसार निवारक संधि में परमाणु राज्यों के परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि रोकने में उसमें कमी करने की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उसे निशस्त्रीकरण की दिशा में एक कदम नहीं माना जा सकता। अपने वर्तमान रूप में परमाणु प्रसार नियंत्रण संधि विश्व के परमाणु संपन्न राज्यों और परमाणु विहीन राज्यों में वर्तमान विभाजन को बनाए रखने का एक साधन मात्र है। इस रूप में वह एक साम्राज्यवादी कदम है तथा उन मध्यम शक्ति के हितों के विरुद्ध है जिन्होंने अणु शस्त्रों के निर्माण नहीं किया, परंतु जिनमें ऐसा करने की क्षमता है। विशेषतः यह भारत के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें चीनी परमाणु आक्रमण के विरुद्ध भारत की रक्षा की कोई प्रत्याभूति नहीं है। साम्यवादी चीन की बढ़ती हुई परमाणु शक्ति की दृष्टि में रखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि भारत अपने वर्तमान रूप में इस संधि को स्वीकार करेगा तो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रभुसत्ता खतरा में पड़ जाएगी। मई 1968 में परमाणु प्रसार नियंत्रण प्रारूप संधि को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के समक्ष उपस्थित किया गया। वहां उसका विरोध करते हुए भारतीय प्रतिनिधि आजिम हुसैन ने कहा कि यह प्रारूप संधि निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। विश्व की सुरक्षा को केवल परमाणु विहीन राज्यों के परमाणु शस्त्रों को संभावित प्रसार से ही खतरा नहीं है, वरन वर्तमान परमाणु राष्ट्रों के पास परमाणु शस्त्रों के बने रहने से भी उतना ही खतरा है। प्रस्तावित संधि के भेदमूलक उपागम की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार की संधि जिसके
विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए दूरगामी राजनीतिक और आर्थिक आशय होंगे, एक भेद मूलक उपागम पर आधारित नहीं होनी चाहिए। हम विश्व की विचारधाराओं, सैनिक गुटबंदियों के आधार पर अथवा धनी और निर्धन राष्ट्रों के रूप में विभाजन के विरुद्ध रहे हैं। प्रस्ताव संधि उन भेदकारी शक्तियों में एक और श्रेणी में वृद्धि करती है जिन्होंने भय, अविश्वास और तनाव को जन्म दिया है। भारत के अतिरिक्त संयुक्त अरब गणराज्य, रोमानिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, नाइजीरिया और इटली आदि राज्यों की भी यह मांग थी कि परमाणु शस्त्र विहीन राज्यों को न्यूक्लियर ब्लैकमेल के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होनी चाहिए तथा उन्हें शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु शक्ति के विकास और प्रयोग का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जापान ने इस संशोधन की मांग की कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र स्पष्ट रूप से यह कहें कि वे संधि पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी देश के विरुद्ध कभी परमाणु अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे तथा न ऐसा करने की धमकी देंगे। स्वीडन ने इस संशोधन की मांग की कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र शांतिमय कार्यों के लिए परमाणु क्षेत्र में जो भी नए नए प्रयोग करें उनकी जानकारी एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण व्यवस्था के अधीन परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों को भी दे। अंततः 12 जून 1968 को महासभा ने संधि को अपना समर्थन प्रदान कर दिया। 92 राष्ट्रों ने संधि के पक्ष में तथा 4 राष्ट्रों ने विपक्ष में मत डाले। 21 राष्ट्रों ने मतदान में भाग नहीं लिया। अनेक लोगों ने इस संधि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। रूस के उपनिवेश मंत्री कुज़नेत्सोव का मत है कि इस संधि के संपन्न होने से परमाणु युद्ध का भीषण खतरा कम हो गया है तथा शांति की दिशा में निश्चित और विश्वसनीय प्रगति हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉनसन ने तो महासभा के समक्ष भाषण करते हुए यहाँ तक कहा था कि संधि परमाणु युग की शुरुआत के बाद निशस्त्रीकरण की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। परंतु वास्तव में यह संधि इतनी प्रशंसा की पात्र नहीं है जिसमें परमाणु देशों के शस्त्रागार को कम करने तथा कम से कम उनमें वृद्धि को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। परमाणु देशों में भी इसे फ्रांस और चीन ने अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया है। चीन ने तो इस संधि को अमेरिका और रूस के द्वारा परमाणु के एकाधिकार को नाकाम कोशिश करार देते हुए उसे भद्दी नौटंकी की संज्ञा से विभूषित किया। इसे महासभा में जो भारी बहुमत प्राप्त हुआ यह वास्तविक कम और दिखावटी अधिक था, क्योंकि इसका समर्थन अधिकांश ऐसे छोटे राष्ट्रों ने किया जो परमाणु अस्त्रों का निर्माण करने में क्षमता नहीं रखते, सक्षम नहीं हैं। इस संधि पर मतदान में अनुपस्थित रहने वाले राष्ट्रों में एक परमाणु राष्ट्र फ्रांस तथा भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बर्मा, अल्जीरिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब, स्पेन और युगांडा आदि महत्वपूर्ण राष्ट्र सम्मिलित थे। चीन और पश्चिमी जर्मनी आदि इस संधि के संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन गैर सदस्य विरोधियों को इसके साथ मिलाकर देखने पर हम पाते हैं कि संसार की 60% से अधिक जनसंख्या वाले देश इस संधि के विरुद्ध हैं। साथ ही इस तर्क में भी काफ़ी बल है कि इस संधि का मुख्य उद्देश्य वर्तमान परमाणु राष्ट्रों के परमाणु एकाधिकार को बनाए रखना है। संसार के अन्य ऐसे देश जिसमें परमाणु शक्ति बनने की क्षमता है, विशेषकर भारत जिसकी परमाणु शस्त्र संपन्न चीन से शत्रुता है, अपने राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाए बिना
इस संधि को स्वीकार नहीं कर सकते। 1980 से 1980 तक 104 राष्ट्र इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके थे। और अगर वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो ये डोकलाम विवाद भारत और चीन का एक बार पुनः गहराता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से भारत अपने राष्ट्रीय हितों को त्याग करके अंतर्राष्ट्रीय ऐसे संधि समझौते पर के पक्ष में वह कदापि सहमत नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो के साथ आज यहीं तक। धन्यवाद।